2003 में शुरू हुई थी किंगफिशर एयरलाइंस, 2005 में शुरू हुई इंडिगो। सेम इंडस्ट्री, इनफैक्ट किंगफिशर भी एज लो कॉस्ट एयरलाइन ही शुरू हुई थी। सेम इंडस्ट्री, सेम बिजनेस मॉडल। किंगफिशर एयरलाइंस हो चुकी है बैंकरप्ट, इंडिगो है आज भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन और तेजी से ग्रो करती ही जा रही है। तो सब कुछ सेम था, केवल फर्क था मैनेजमेंट का कि उन कंपनीज को रन कौन कर रहा है, उन कंपनीज का दिमाग कौन है। इसी बात पे निर्भर किया कि एक कंपनी बैंकरप्ट हो गई और एक सबसे बड़ी बन गई। तो आप जिस कंपनी को लेने वाले हैं, क्या आप जानते हैं कि उस कंपनी का दिमाग कौन है? क्या आपने उस कंपनी के मैनेजमेंट को एनालाइज किया है? क्या आप सीखना चाहते हैं कि मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है? तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मैनेजमेंट को एनालाइज करना और ये इंश्योर करने की कोशिश करना कि आप जब भी कोई शेयर पिक करें तो वो इंडिगो की तरह उड़े, किंगफिशर की तरह क्रैश ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। तो मैनेजमेंट एनालिसिस में बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है कैपिटल एलोकेशन, सेकंड है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और थर्ड है मैनेजमेंट बिहेवियर। तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो हम शुरू करते हैं उस एक पैरामीटर से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन यानी कि कंपनी के रिसोर्सेस को, कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं, जो भी फंड्स हैं, उनको सही तरीके से यूज करने का आर्ट। तो कैपिटल एलोकेशन यानी कंपनी के रिसोर्सेस को यूज करने का आर्ट। देखिए, अगर आप दो लोगों में कंपटीशन कराएं ना, उनको 1-1 लाख रुपए दे दीजिए और उनको बोलिए कि इस 1 लाख रुपए से बिजनेस करेंगे, तो हो सकता है पहला इंसान उस 1 लाख रुपए को पूरा ही डुबो दे, दूसरा इंसान उस 1 लाख रुपए से कुछ इतना अच्छा बिजनेस करे कि कुछ समय बाद वो 1 लाख से 1 करोड़ रुपए बना दे। तो ये इंडिविजुअल उस कैपिटल को कैसे यूज कर रहा है, उस टैलेंट या उस आर्ट पे डिपेंड करता है। आर्ट इसलिए कि ये कहीं सिखाया नहीं जाता, ये जिंदगी हमें सिखाती है, हमारे एक्सपीरियंसेस, हम कितना अपना दिमाग खुला रखते हैं और आसपास से सीखने की कोशिश करते हैं। इसका कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता। कैपिटल एलोकेशन इसीलिए एक आर्ट है और ये आर्ट कहीं ना कहीं हम सबको आता है, हम उसे सही से बिजनेस में यूज करना नहीं जानते। ये आर्ट हम में से सबको आता है। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें पता होता है कि अगर हमें 1000 रुपए या 2000 रुपए महीने की पॉकेट मनी मिल रही है तो उससे पूरा महीना कैसे निकालना है। कई बार हम कुछ पार्ट टाइम काम करके उस 1000-2000 के बदले 5000 रुपए भी ले लेते हैं, फिर हम उसे कभी शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में लगा के उसे बढ़ा भी देते हैं। तो एज स्टूडेंट्स हमको ये आर्ट आता है कि फंड्स जनरेट कैसे करने हैं और उन फंड्स का बेस्ट यूज कैसे करना है। अगर आप जॉब करते हैं, सैलरी कमाते हैं और उस सैलरी से आपका घर चलता है, तो आपको घर में बजट को कैसे बांटना है कि बच्चों की जरूरतें भी पूरी होती रहें, भाई बहन की, माँ बाप की जरूरतें भी पूरी होती रहें और पूरा महीना चलता रहे। तो बजटिंग का, फंड्स को एलोकेट करने का, रिसोर्सेस का बेस्ट यूज करने का आर्ट हम सबको आता है। इसी तरह कंपनी की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंपनी के मैनेजर की, कंपनी के हेड की सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये होती है कि कंपनी के पास जो फंड्स हैं उसका बेस्ट यूज इस तरीके से किया जाए कि कंपनी के पास और इनकम आए। ये एक मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इकोनॉमिक्स की, मुझे याद है जब मैं पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था तो उसमें शायद पहले चैप्टर में पहला पैराग्राफ ही इसके अराउंड होता है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज दैट आर स्केर्स। यानी दुनिया में कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है। गोल्ड हो, कोयला हो, स्टील हो, यहां तक कि पानी हो या ताजी हवा हो, हर रिसोर्स बहुत लिमिटेड है। तो उस रिसोर्स का बेस्ट यूज करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो, इसकी स्टडी है इकोनॉमिक्स। तो पूरी इकोनॉमिक्स भी इसी के अराउंड घूमती है कि हम स्केर्स रिसोर्सेस का बेस्ट यूज कैसे करते हैं। वो चाहे एप्पल हो या रिलायंस हो, इन जैसी बड़ी कंपनियां भी हो, हमें लगता है कि इनके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं, लेकिन उनके पास भी फंड्स लिमिटेड ही हैं। अगर वो कंपनियों के पास बहुत पैसा आता है तो बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है, इसीलिए वो भी अपना पैसा इधर उधर खराब चीजों की तरफ फेंक नहीं सकते, वरना ये कंपनियां भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और नई कंपनियां आ जाएंगी। तो एक कंपनी तभी तक कंटिन्यू रह सकती है और स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा सकती है जब तक कि उसका कैपिटल एलोकेशन स्किल बेस्ट हो। हम इनफैक्ट अगर आप देखें तो बिग बाजार और डीमार्ट का कंपैरिजन ले लीजिए। डीमार्ट स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जाता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। बिग बाजार ऑलमोस्ट बैंकरप्ट है, अमेजॉन के साथ उनका लीगल टसल भी चल रहा है। तो आपकी कंपनी में जो भी मैनेजमेंट टीम है उसकी कैपिटल एलोकेशन स्किल को कैसे जज करेंगे?
पहला तरीका है उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। अगर वो पहले किसी कंपनी को स्क्रैच से शुरू करके बहुत सक्सेसफुल बना चुके हैं या किसी कंपनी की ग्रोथ में उन्होंने सब्सटैंशियल मदद की है और अब वो उस कंपनी को छोड़ के इस कंपनी में आए हैं, तो आप कुछ हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले ऐसा किया हुआ है तो हो सकता है आगे भी वो मेरी कंपनी के साथ भी ऐसा करें, स्पेसिफिकली अगर वो इंडस्ट्री भी सेम है। तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर वो मैच्योर कंपनी है, अगर वो बहुत नई कंपनी नहीं है, तब तो मुझे, अगर वो मैच्योर कंपनी है तो उस कंपनी से अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल चाहिए ही चाहिए। क्योंकि कैपिटल एलोकेशन क्यों है, एक कंपनी एग्जिस्ट क्यों कर रही है, दुनिया में इकोनॉमिक कोई भी एक्टिविटी एग्जिस्ट क्यों कर रही है, कि कम रिसोर्सेज को हम प्रोडक्शन में लगाएं और उससे ज्यादा नए रिसोर्सेज जनरेट करें। यानी रिटर्न ऑन कैपिटल ही वो अल्टीमेट रेशियो है जिसको बढ़ाना एक कंपनी का काम होता है, एक कंपनी का अल्टीमेट विजन होता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है, कंपनी के पास अगर 100 रुपए हैं तो वो उससे 150 रुपए कैसे बनाती है, कितना पैसा वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैसे पे जनरेट कर पाती है। इनफैक्ट अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल के बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, इसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला हमने देखा पास्ट अचीवमेंट्स, ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरा हमने देखा रिटर्न ऑन कैपिटल, और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि कंपनी अपने कम्युनिकेशन में क्या बोलती है लोगों से। यानी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस हो, कॉन कॉल्स हो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस हो, उसमें मैनेजमेंट किस चीज पे फोकस करता है। जैसे कई बार मैनेजमेंट क्या बात करता है कि हमारी सेल्स बहुत बढ़ रही है, जबकि हो सकता है कंपनी का लॉस भी और बढ़ रहा हो, हमने बहुत सारे नए यूजर्स एक्वायर कर लिए। कई बार मैनेजमेंट बात करेगा कि हमारा ब्रांड इंडेक्स में हमको मोस्ट फेवरेट ब्रांड कहा गया है, हमको ये अवार्ड मिला है, हमको ऑडियंस चॉइस अवार्ड मिला है, क्रिटिक अवार्ड मिला है, और ना जाने क्या क्या इररेलेवेंट बातें। जबकि ज्यादातर समय क्या मैटर करता है, मैटर करता है कि प्रॉफिट पहले से बढ़ा कि नहीं, कैश फ्लो पहले से बढ़ा कि नहीं, रिटर्न रेशियोज बेटर हुए कि नहीं। तो मैनेजमेंट किस चीज को अपने कम्युनिकेशन में हाईलाइट कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा आपको ये क्लू मिल जाएगा कि मैनेजमेंट सच में कैपिटल एलोकेशन की तरफ फोकस्ड है भी कि नहीं, और कैपिटल पे रिटर्न लाने की तरफ फोकस्ड है भी कि नहीं। तो मैनेजमेंट कम्युनिकेशन में अगर इधर उधर की बातें हो रही हैं जिससे शेयर होल्डर के लिए फंड जनरेट नहीं होने वाला, तो उस कंपनी से मैं दूर रहूंगा, और ये साइन है कि ये मैनेजमेंट अच्छा कैपिटल एलोकेटर नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड एस्पेक्ट की तरफ, जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, और ये कई तरह के होते हैं। यूजुअली लोगों को सिर्फ एक तरीके का एकदम से ध्यान आता है, तो आज हम डिटेल में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे और कैसे आपको मिसगाइड किया जाता है उसको समझेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप इन डेप्थ इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी पे डिपेंड ना होके आप खुद लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फिनोलॉजी के 1 साल के इन्वेस्टिंग कोर्स अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग को, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और जिसमें वीडियोस, टेक्स्ट लेसन्स, क्वेश्चन आंसर्स और बहुत सारी एक्सरसाइजेस के जरिए हम आपको सिखाते हैं एक अच्छा इन्वेस्टर बनना। तो इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं सेकंड एस्पेक्ट की तरफ, जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नाम से ही कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। इसका यह मतलब होता है कि एक कंपनी अपने कंपनी के ओनर के साथ या ओनर के रिलेटिव्स के साथ किसी तरह का ट्रांजैक्शन कर रही है। तो अगर मेरी कंपनी है फिनोलॉजी और मैं फिनोलॉजी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करूं और फिनोलॉजी और मेरे बीच कुछ पैसों का लेन देन हो, तो इसे कहेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब हमेशा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होना गलत ही है ऐसा नहीं है, किन केसेस में यह गलत है अब हम डिस्कस करते हैं, और ये चीजें आपको एनुअल रिपोर्ट में क्लियरली मिल जाएंगी। इनफैक्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हो, एनुअल रिपोर्ट हो या क्वार्टरली रिजल्ट्स हो, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा फिनोलॉजी टिकर पे, भारत की लगभग सभी लिस्टेड कंपनी के लिए। तो टिकर का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो पहले तरीके का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो है कि कंपनी गारंटर बन जा रही है प्रमोटर के पर्सनल लोन के लिए। यानी मेरी एक लिस्टेड कंपनी है, लोगों के पास उसके शेयर्स हैं, और कंपनी गारंटी दे रही है कि जो कंपनी का ओनर है उसने पर्सनली कोई लोन लिया है, और अगर वो लोन वो बैंक को पे नहीं कर पाएगा तो कंपनी उसके बदले उस लोन को बैंक को चुकाएगी। अब मैं एक कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो मेरे को चाहिए कि कंपनी से पैसा बाहर ना जाए। ऐसे में अगर कंपनी का ओनर अपने किसी पर्सनल यूज के लिए लोन ले रहा है तो कंपनी उसमें गारंटर क्यों बने? ये तो सरासर शेयर होल्डर्स के साथ नाइंसाफी है। ऐसे में ये एक बहुत बुरा साइन है, और सिर्फ इतनी सी बात के लिए मैं उस कंपनी के शेयर को बेच दूंगा। सेकंड है कि कंपनी और जो ओनर है
वो आपस में राइवल्स हैं, यानी सेम बिजनेस में कंपीट करते हैं। सुन के हैरानी होगी, लेकिन ऐसा कई बार होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए मैंने एक फार्मा कंपनी खोली, वो फार्मा कंपनी ग्रो की, मैंने उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया। अब मेरे पास पर्सनली भी कुछ पैसे हैं, मैंने उससे पर्सनली एक और कंपनी खोल ली और वो भी सेम काम करती है उसी कंपनी के मुकाबले जो कि लिस्टेड है। यानी ओनर मैं ही हूं, लेकिन मेरी दो कंपनियां आपस में कंपीट कर रही हैं। ऐसे में एक कंपनी तो पब्लिकली लिस्टेड है, लोगों के पास शेयर्स हैं, और एक कंपनी पूरी मेरी है, उसमें पूरा शेयर होल्डर मैं हूं। दोनों जगह मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूं, दोनों जगह मैं ही डिसाइड करूंगा क्या डिसीजन लेने हैं क्या नहीं। अब अगर मैं अपनी पर्सनल कंपनी में ज्यादा मुनाफे वाली चीजें करूं तो पूरा मुनाफा मुझे मिलेगा। अगर मैं शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी में अच्छी डील्स करूं तो आधे से ज्यादा मुनाफा हो सकता है पब्लिक में बटेगा। तो मेरा क्या इंटरेस्ट रहेगा, मैं बी कंपनी से सब कुछ करता हूं, कंपनी ए से मैं छोटी मोटी डील्स करता रहता हूं जिससे शेयर प्राइस वहीं टिका रहे। तो अगर कंपनी का ओनर एक ही बिजनेस दो तरीकों से, दो एंटिटीज से कर रहा है, तो ये भी काफी गड़बड़ वाली बात है कि मैं जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है उसका फायदा नहीं होने दूंगा, प्राइवेट कंपनी को जो पूरी मेरी है फायदे वाली डील्स उसकी तरफ लाने की कोशिश करूंगा। तीसरे तरीके का जो कॉमन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो है लोन्स, यानी कंपनी या तो कंपनी के ओनर को या ओनर के फैमिली मेंबर्स को बहुत सस्ते में या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है। अब एज शेयर होल्डर मैं चाहता हूं कि जो कंपनी का पैसा है वो कंपनी की ग्रोथ में यूज हो, या अगर लोन देना भी है तो कम से कम बाजार में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उतना इंटरेस्ट रेट तो मिले। तो अगर कंपनी अपने ही ओनर को इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है या उसके रिलेटिव्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है तो ये भी एक बहुत बुरा साइन है। एक बहुत पॉपुलर ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसमें ये काफी होता है, तो मुझे थोड़ा सा रिसर्च करिए, टिकर पे जाइए। ऑटोमोबाइल कंपनीज ज्यादा नहीं है भारत में, कंज्यूमर ऑटोमोबाइल कंपनीज, उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़िए और मुझे बताइए कि वो कौन सी कंपनी है जिसमें ये वाला रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत होता है कि फैमिली मेंबर्स को बहुत लोन्स बांटे जाते हैं। मुझे इतने से आपकी रिसर्च का इंतजार रहेगा कि इतना रिसर्च तो आप कर ही सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता ही सकते हैं। अब आया थर्ड एस्पेक्ट, मैनेजमेंट बिहेवियर। कुछ ऐसे मैनेजमेंट अपने डे टू डे बिहेवियर से साइंस देता है जिससे हमको ये समझ में आ जाता है नहीं ये ऐसी कंपनी है जिससे हमको दूर रहना है। क्या है वो साइंस, चलिए जानते हैं। पहला, खुद को वारंट्स इशू कर लेना जिससे कि वो एलिजिबल हो जाएं शेयर्स को बहुत सस्ते में लेने में। तो किस किस को कितने वारंट्स इशू हुए हैं, किस प्राइस पे हुए हैं, किस टाइम पीरियड तक उन वारंट्स को एक्सरसाइज किया जाता है, एक्सरसाइज करने की वैल्यू क्या रहेगी, ये सारी चीजें आपको एनुअल रिपोर्ट्स में जो डिस्क्लोजर्स होते हैं उसमें मिल जाएंगे। तो अगर बार बार ऐसा हो रहा है कि प्रमोटर्स खुद को बहुत ज्यादा सस्ते वारंट्स इशू कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट करके वो अपने शेयर्स बढ़ा ले रहे हैं, कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा ले रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि उनको भी जिस तरह से आम पब्लिक अपने शेयर्स बढ़ाती है, कैसे हम मार्केट से शेयर खरीदते हैं मार्केट प्राइस में, तो कंपनी के ओनर्स को भी आइडियली फेयरली तो यही करना चाहिए कि वो भी मार्केट से खरीदें। लेकिन ठीक है, वो वारंट्स इशू करना चाहते हैं, कुछ प्रिविलेज तो होना चाहिए, लेकिन अगर वो वारंट्स का प्राइस ऐसा है कि कंपनी के ओनर्स को बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा शेयर्स खरीदने में, तब ये बहुत फेयर नहीं है, ये एक बैड साइन है। इसके अलावा सेकेंड एस्पेक्ट, अगर कंपनी के ओनर्स ही मैनेजर्स भी हैं, जैसे कई बार ये होता है कि मैं फिनोलॉजी का ओनर हूं लेकिन मैंने डे टू डे ऑपरेशन से दूरी बना ली है और कोई प्रोफेशनल सीईओ को हायर कर लिया है। तो अगर कंपनी में ऐसा नहीं है, मैंने किसी प्रोफेशनल सीईओ को हायर नहीं किया, मेरे पास ही सारे शेयर्स हैं और डे टू डे ऑपरेशंस भी मैं ही मैनेज करता हूं, यानी मैं ही ओनर मैनेजर हूं कंपनी का, उस केस में अगर मैं अपनी सैलरी हर साल बहुत ज्यादा बढ़ाता जा रहा हूं, कंपनी का प्रॉफिट वहीं का वहीं है या फिर कंपनी को लॉस हो रहा है लेकिन हर साल मेरी सैलरी बढ़ती जा रही है, तो ये एक बहुत बुरा साइन है। हाँ, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का और उसी प्रपोर्शन से मैं अपनी सैलरी बढ़ा रहा हूं, देन इट्स फेयर। तो हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो जो प्रॉफिट है कंपनी के उसकी 10% से ज्यादा किसी ओनर को सैलरी नहीं मिल सकती। यानी अगर कंपनी 100 रुपए कमाती है तो 10 रुपए से ज्यादा जो टॉप मैनेजमेंट टीम है उसको सैलरी नहीं मिल सकती। आइडियली ये 3-4-5% के बीच रहती है ज्यादातर कंपनियों में। अगर ये 5-6% से ऊपर है ये बैड साइन है, या फिर प्रॉफिट गिर रहा है या उतना ही है लेकिन हर साल सैलरी बढ़ रही है, ये भी बैड साइन है। हाँ, अगर मैं किसी बेस्ट सीईओ को लाता हूं, ओनर मैं हूं लेकिन मैं किसी प्रोफेशनल को बाहर से बुला रहा हूं कि आप आइए,
मेरी कंपनी के सीईओ बनिए और मेरी कंपनी को ग्रो कराइए। उस केस में हो सकता है उस टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे ज्यादा सैलरी देनी पड़े और तब ये कुछ हद तक वैलिड है, लेकिन अगर मैं ही शेयर होल्डर हूं, मैं ही मैनेजर हूं, तो ये वैलिड नहीं है। थर्ड साइन है कि बहुत ज्यादा ट्रेंड्स के पीछे भागना या बहुत ज्यादा शेयर प्राइस के हिसाब से एक्शंस को अपने चेंज करना। यानी अगर मुझे लगे कि आज तक मैं आईटी कर रहा था, आईटी इंडस्ट्री में था और अभी सारी फार्मा कंपनीज खूब भाग रही हैं, तो मैंने थोड़ा सा मीडिया में पीआर करके अनाउंसमेंट कर दिया कि अगले साल से हमारा भी एक फार्मा का विंग आ रहा है, ताकि लोगों को, क्योंकि अभी फार्मा कंपनीज पसंद आ रही हैं और मीडिया में अगर ये न्यूज आए कि ये कंपनी भी अब फार्मा सेक्टर में जाने वाली है, तो हो सकता है मेरा शेयर प्राइस भी भाग जाए। तो इस तरह की शॉर्ट टर्म शेयर प्राइसेस के पीछे पड़े रहना, उसके हिसाब से काम करना, जो अभी फैशन में है वो मीडिया में लगातार बोलते रहना, ये भी एक बहुत बुरा साइन है। और इस तरह के कुछ प्रमोटर्स, ओनर्स आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि कौन वो लोग हैं। तो चौथा पॉइंट भी इससे रिलेटेड ही है। कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगातार बिजनेस मैगजीन्स के कवर में आना पसंद है। कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो लगातार सीएनबीसी में बैठ के कंपनी के शेयर प्राइस पे कमेंट्री करते रहेंगे, जबकि एज अ कंपनी ओनर डे टू डे मेरा शेयर प्राइस कहां जा रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो जो पब्लिक से पैसा उठाना था वो आईपीओ करके आ गया। अब आज शेयर का प्राइस 100 रहे या 120 रहे, उससे कंपनी को कोई फायदा या नुकसान होने वाला नहीं है इन द शॉर्ट टर्म स्पेसिफिकली। तो बहुत ज्यादा अगर कोई आपको दिखता है कि कंपनी का ओनर हर हफ्ते किसी बिजनेस न्यूज चैनल पे बैठ के बस शेयर प्राइस के अराउंड कमेंट्री कर रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। वो मैनेजमेंट का सिर्फ ये ध्यान है कि शेयर प्राइस बबल में कैसे रहे, कैसे मैं शेयर प्राइस को धक्का लगा के लिफ्ट करके कैसे भी ऊपर रखा रहा हूं, तो ये बहुत बुरा साइन है। तो ये वो कुछ तरीके हैं जिससे हम मैनेजमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंटली मैनेजमेंट एनालिसिस कर पाएंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हां, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन्वेस्टिंग के इस क्रिटिकल एस्पेक्ट को भूल ना जाए। और हाँ, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, तो ये सारी आईडीज अब आपके स्क्रीन पर है। इसके साथ ही आप डे टू डे हर रोज इसी तरह का कुछ नया सीख सकते हैं हमारे फ्री एवरीडे मॉर्निंग न्यूज़लेटर टिकर टॉक्स के जरिए, जहां हर रोज हम इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स लाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम 2-3 मिनट में उसे आपको समझा सकें बहुत ही आसान भाषा में। टिकर टॉक्स का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।